आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे अंतिम भाग। सबकी सहमति से 1 महीने बाद का दिन निकाला गया सगाई और शादी के लिए। शाम को घर पहुंचने पर गौरी को जैसे ही पता चला कि उसकी शादी 1 महीने बाद है तो उसने घर सर पर उठा लिया। आप इतनी जल्दी हमारी शादी कैसे कर सकते हैं? भाई, हम तो नहीं चाहते थे कि आपकी शादी जल्दी हो। आपके पापा ने ही आपकी शादी तय की है, नारायणी ने कहा। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको हमसे प्यार नहीं है? कौरी ने उनकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। आप खुद ही तो कहती हैं ना, महाकालेश्वर महादेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अब उनकी इच्छा से ही आपकी शादी भी तय हो गई है। ये शायद उन्हीं का इशारा है कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। कुंवर समर ने गौरी को अपने करीब बैठाकर उसे टाइट हग करते हुए कहा और उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। कांग्रेट्स छोटी कुंवर रानी साहिबा, आपकी शादी तय हो गई है हमारे साथ। रात को डिनर के बाद वीर प्रताप ने गौरी को फ़ोन पर कहा, जाइए, हम आपसे नहीं बात करते, हम गुस्सा हैं। गौरी ने तुनकते हुए जवाब दिया, क्यों? ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप हमसे नाराज़ हो गई हैं? वीर प्रताप ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है शादी की? अभी तो हम बच्चे हैं। अच्छा, आप अभी बच्ची हैं? कोई बात नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो हम आपको प्यार से गोद में लिए घूमते रहेंगे सारा दिन। वीर प्रताप हंसते हुए बोले। कौरी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और ब्लैंकेट सिर तक ओढ़ कर सो गई। लेकिन वीर प्रताप ने फिर दोबारा फ़ोन कर दिया। अब क्या है? कौरी ने नाराज़गी से कहा, क्या सच में आप इतनी जल्दी हमसे शादी नहीं करना चाहती? हाँ, हम जल्दी शादी नहीं करना चाहते, मगर हम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब आपके बिना नहीं रह सकते। क्या आप जानती हैं कि आप हमारी पहली पसंद हैं? हमने कभी किसी को पसंद नहीं किया है। आपसे पहले हम आपको प्यार करने लगे हैं और आपके बिना अब नहीं रहना चाहते। अब आप सोच लीजिए, क्या आप हमें परेशान करना चाहती हैं? क्या आपको ये सब अच्छा लगेगा कि जो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है आप उसे परेशान करें, उसे इंतज़ार कराएं? गौरी चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोलिए ना, हमें जवाब चाहिए। क्या आप हमें इंतज़ार कराना चाहती हैं? हम तो अपने मॉम डैड से अभी अच्छी तरह से भी नहीं मिले हैं। अभी हम मुंबई भी नहीं गए हैं, लंदन भी नहीं गए हैं। हमें ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। अगर हमारी शादी जल्दी हो जाएगी तो हम कैसे जाएंगे? हम तो इंदौर शहर से बाहर ही नहीं गए हैं। गौरी ने मासूमियत से जवाब दिया। बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं, शादी के बाद भी हम आपको इन सब जगह पर ले जाएंगे। आप फिक्र ना करें, वीर प्रताप ने आश्वासन देते हुए कहा। क्या सच में आप ऐसा करेंगे? गौरी को विश्वास नहीं हुआ। हाँ, हम सही कह रहे हैं। हम आपको सब जगह पर ले जाएंगे। आप जो कहेंगे वही करेंगे। बस आप हमसे जल्दी से शादी कर लीजिए और हमारे पास आ जाइए। अब आपके बिना हम रह नहीं सकते। वीर प्रताप ने बड़े प्यार से कहा। सच्ची मुच्ची? गौरी ने पूछा। हाँ जी, हम सही कह रहे हैं छोटी कुंवर रानी साहिबा। फिर ठीक है, फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है आपसे जल्दी शादी करने के लिए। कहें तो कल ही कर लेते हैं, गौरी ने हंसते हुए कहा। हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, हम भी कल ही आ जाते हैं। सुबह सुबह आपको यहाँ से लेकर चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वीर प्रताप भी हंसने लगे। सारी दुनिया सो गई थी, मगर ये दोनों लव बर्ड्स अपनी ही बातों में मगन थे। दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई थी। कुंवर समर ने अपने माता पिता को लंदन से बुलवा लिया था। अपनी बहन को लेने जयपुर खुद नारायणी और श्रीमती राव के साथ चले गए थे। 2 दिन और 1 रात रुकने के बाद वहाँ से उनको लेकर लौटे। साथ में उन्होंने गौरी के लिए ज्वेलरीज भी खरीद ली थी। जैसा कि उनके परिवार में रिवाज था कि सगाई और शादी ब्याह जैसे मौक़ों पर कपड़े बनारस से आएंगे तो जेवर जयपुर से, चाहे बाकी समय विदेशों में बने ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हों। अब वो बनारस जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रिंसेस, आप भी चलिए हमारे साथ बनारस, कुंवर समर ने कहा। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे प्रिंसेस, जो लहंगा साड़ी आदि खरीदना है उनके लिए कम से कम अपनी पसंद के कलर तो बता सकती हो ना आप। ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे,
हमारा घूमना भी हो जाएगा। लेकिन हम अपनी बाइक में जाएंगे, आप अपनी गाड़ी में जाइएगा। अरे बेटा, इतनी दूर इतना लंबा सफ़र करके जाना है, अब बाइक में कैसे जा सकते हैं, थक जाएंगे, श्रीमती राव ने कहा। प्रिंसेस, बड़ी गाड़ी से भी 17 घंटे का रास्ता है, कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पर बना है बनारस यहाँ से। और फिर आप फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहती थी ना, तो क्यों ना हम इंदौर टू बनारस से फ़्लाइट में ट्रैवल की शुरुआत करें? कुंवर समर ने कहा। वाओ, हम फ्लाइट में जाएंगे? फिर तो ठीक है, हम चलेंगे। गौरी खुश हो गई। जैसे ही गौरी ने ऑफिस में फ़ोन किया वो 2 दिन के लिए लीव ले रही है, तो थोड़ी देर बाद ही वीर प्रताप का फ़ोन आ गया। आप लीव नहीं ले सकती। क्यों? क्यों नहीं ले सकते हम लीव? आपकी सारी लीव्स खत्म हो गई हैं इस साल की। तो क्या हुआ, हम जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। अगर आपको हमें नौकरी से निकालना है तो निकाल दें, हम नहीं डरते। फिर आपको 10 करोड़ रुपयों का जुर्माना भरना होगा, कंपनी के नियम हैं। जी नहीं, जब आप हमें नौकरी से निकालेंगे तो हम कोई जुर्माना नहीं देंगे। जुर्माना देने का प्रावधान तभी लागू होता है जब हम अपनी तरफ से नौकरी छोड़ते हैं। जब आप निकालेंगे तो हमें जुर्माने देने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? कौन से लॉ में लिखा है? हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा हम मानते हैं। साथ ही ये भी बता दें कि हमारी चाची साहिबा की भी कंपनी है, उनमें ऐसे कोई रूल्स नहीं हैं, और हमारे डैड की कंपनी में भी ऐसा कोई रूल नहीं है। गौरी ने बड़े गर्व से कहा। अच्छा, ये तो बताइए आप लीव क्यों ले रही हैं? हम बनारस जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग? शॉपिंग तो इंदौर में भी हो सकती है। हमें नहीं पता कहाँ कहाँ हो सकती है। हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि शॉपिंग के लिए बनारस जाना है, तो हम जा रहे हैं। और पता है आपको, हम ना फ्लाइट से जा रहे हैं। गौरी ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा। फ्लाइट से? क्या आप पहली बार जा रही हैं फ्लाइट से? जी, हम पहली बार फ्लाइट में बैठेंगे। ओहो, ये बात है। आप हमारे पास आ जाइए, हम आपके लिए एक एरोप्लेन खरीद लेंगे। फिर आपको जहाँ भी जाना होगा उसी में आना जाना करिएगा। अच्छा, ऐसी बात है? गौरी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या आप सच में एरोप्लेन खरीद सकती हैं? उधर से वीर प्रताप की जोरों से हंसने की आवाज़ आई और हंसते हुए बोले, चलिए बाद में बात करते हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। गौरी को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि क्या वो इतने अमीर हैं कि वो हवाई जहाज़ खरीद सकते हैं। गौरी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कुंवर वीर प्रताप एक रियासत के राजकुमार हैं। अभी भी उनके पास इतनी दौलत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। भले ही सरकार की वजह से वो अपने राजकुमार टाइटल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी रियासत में अलग से कानून नहीं बना सकते, मगर उनकी रियासत बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, हर शहर में उनके अपने महल हैं, उनके पुरखों की अकूत हीरे जवाहरात और संपत्ति है उनके पास। पापा, क्या कोई एरोप्लेन खरीद सकता है? गौरी से रहा नहीं गया, उसने अपने पापा से पूछ लिया। हाँ, जिसके पास पैसा हो वो खरीद सकता है। क्या आप खरीद सकते हैं? हाँ, हम खरीद सकते हैं। क्यों, आपको चाहिए? पहले ये बताइए कि आपने अब तक क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि कभी दिमाग में नहीं आया। वैसे भी उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी खर्चा आता है, पर हम मेंटेन भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कहती हैं तो हम खरीद लेते हैं और आपको दहेज में दे देते हैं। नो पापा, नो, हम कोई दहेज लेकर नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कुंवर वीर प्रताप के परिवार से किसी ने ज़रा सा भी दहेज मांगा, आप हमें बता दीजिएगा, हम शादी तोड़ देंगे। हमें नहीं करनी ऐसी शादी जहाँ पर दहेज देना पड़े। अरे प्रिंसेस, आप किसी बात की फ़िक्र ना करें, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, हम केपेबल हैं करने के लिए। कुंवर समर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। गौरी सोच में पड़ गई थी। अगर मुझे मेरे ये मॉम डैड ना मिले होते तो क्या आज मेरी शादी में मेरे पापा स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव ऐसी बात कर सकते थे? वो बेचारे कितने परेशान होते। मेरी शादी करने के लिए जहाँ भी जाते लोग हमारी हैसियत से ज़्यादा दहेज मांगते, तो वो कितने परेशान होते, है ना? और इन रईस लोगों को तो देखो, एक कहता है दहेज में एरोप्लेन दे दूंगा, दूसरा कहता है आप कहें तो खरीद लेते हैं। खुद में ही बड़बड़ाने लगी। दोनों ओर से शॉपिंग जोरों शोरों से हो रही थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वीर प्रताप गौरी को रात डिनर के बाद फ़ोन ना करें।
ऑफिस में मिलने के बावजूद भी उनका मन नहीं भरता था। अब उनका खड़ूसपन खत्म हो गया था। अब वो सभी स्टाफ से हंस बोल लेते थे। अब क्या फ़ायदा हैंडसम सीईओ साहब, आप हमसे हंसकर बोल रहे हो। जब आप बैचलर थे तब तो हमारी ओर देखा ही नहीं। लड़कियां मन ही मन बोलती, मगर उन्हें मुस्कुराकर विश करती। आप लड़कियों को देखकर क्यों मुस्कुराते हैं? पहले तो ऐसा नहीं करते थे आप। एक दिन गौरी ने उन्हें लड़कियों के साथ मुस्कुराते हुए बात करते देखकर पूछ लिया। क्यों? आप ही तो कहती थी कि हम खड़ूस हैं, हम लड़कियों से बात नहीं करते, हम मुस्कुराते नहीं हैं, जबकि लड़कियां हम पर फिदा हैं, इसीलिए हमने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। वो हंसते हुए बोले। लड़कियां आप पर पहले फिदा थी, अब नहीं है। गौरी ने भी हंसते हुए कहा। क्यों? अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अब आपकी मंगनी हमारे साथ हो चुकी है, आप रिजर्व हो गए हैं हमारे लिए, इसीलिए लड़कियां अब आप पर फिदा नहीं हैं। और अगर अब आपने किसी पर लाइन मारने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे खड़ूस सीईओ? ध्यान रखिएगा इस बात को। ओहो, फीलिंग जेलसी? उन्होंने हंसते हुए गौरी का हाथ पकड़ लिया और उसे कुर्सी से खड़ा करके दीवार तक ले गए और उसके दोनों हाथ दीवार में चिपका दिए। उसके चेहरे के बिल्कुल समीप जाकर बोले। क्या करेंगी आप अगर ऐसा हुआ तो? बोलिए, क्या इरादा है? गौरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी मजबूत पकड़ से छूट न सकी। जब उसे वीर प्रताप के गर्म गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो वह चौंक गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वो धीरे से मदहोश आवाज़ में बोली। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए हमसे। मगर वीर प्रताप ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो उसके और करीब आते चले गए। उनके नज़दीकी से गौरी का भी बुरा हाल हो चुका था। वो भी उनके करीब हुई और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्हें धक्का देकर भाग निकली। कुआं समर ने होटल रेडिसन ब्लू में अपने रिश्तेदारों के लिए रूम बुक कर लिए थे। लोगों ने आना भी शुरू कर दिया था। लंदन से दादा दादी, उत्तराखंड से नाना नानी, मामा और मौसियाँ, कुआं समर के बाकी सभी रिश्तेदार और रुद्रांश के रिश्तेदार, रोहिना, अनाहिता, अनाहिता की मॉम और सबसे छोटी बहन एंजेला, समीशा, कुंवर नयन की पत्नी के माता पिता, मेजर संकल्प सिंह और उनकी पत्नी मीशा, सभी वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोग होटल में रुके थे। रोहिना और रुद्रांश ये दोनों तो फ्लैट में ही नारायणी के पास आ गए थे। जोधपुर से बाकी रिश्तेदार और जयपुर से कुंवर समर की बहन और गौरी की बुआ अपने परिवार के साथ आ गई थी। सगाई से एक दिन पहले नारायणी और कुंवर समर भी होटल में आ गए थे रहने के लिए। श्रीमती राव को बहुत मनाने की कोशिश की कि वो भी होटल में आ जाएं, मगर वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो गौरी ने भी जाने से मना कर दिया। तब अपनी बेटी की जिद की खातिर श्रीमती राव होटल में रहने आ गई। गौरी के दोनों भाई डीएसपी रजत कांत राव और एसडीएम रमन कांत राव भी सगाई फंक्शन में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही आ गए थे। अरे स्वीटहार्ट, आपने तो हमारी यूट्यूब फैमिली के सभी मेंबर्स को इनवाइट ही नहीं किया। अचानक कुंवर समर को याद आ गया। क्यों, इस बार भी आशिकी करने का इरादा है? नारायणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा। कैसे बात करती हैं आप? हमने कब आशिकी की? कुंवर ने भी प्रश्न में के जवाब में प्रश्न कर दिया। रहने दीजिए, हम भूले नहीं हैं कुंवर नयन की शादी में आपने क्या किया था। नारायणी ने कहा। हमने कुछ किया था? हमें तो कुछ भी याद नहीं। कुंवर समर की स्थिति सोचनीय हो गई थी। वो सोचने लगे थे कि उनसे ऐसी क्या गलती हुई थी उस वक्त। कुछ देर तक सोचते रहे मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया था। इतने भोले मत बनिए, हम देख रहे थे कि आप दोनों समधन समधी एक साथ बैठे हुए यूट्यूब फैमिली के सारी फीमेल मेंबर्स को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे और सर हिला हिला कर अभिवादन कर रहे थे। हम सब देख रहे थे। अब झूठ कह रहे हैं हमें आप? नारायणी मुंह बनाकर बोली। हो, इट वॉज जेलसी फीलिंग। ये सुनकर कुंवर समर हंस पड़े। हम क्या करते जब यूट्यूब फैमिली के फीमेल मेंबर्स ही हम पर फिदा थी, आज भी फिदा हैं। वो खुद ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर हमें अभिवादन कर रही थी और हम उनका जवाब दे रहे थे। अगर हम ऐसा ना करते तो वो हमें घमंडी समझ लेती। कुछ देर तक हंसते रहने के बाद कुंवर समर ने कहा। हम नहीं बुला रहे हैं किसी को भी, हमें आप पर भरोसा नहीं है। नारायणी ने कहा। अरे यार, अब इस उम्र में कहाँ किसी पर फिदा होना। हमें तो चारों तरफ आप ही नज़र आती हैं। आज भी आप जैसा हमें कोई दिखता नहीं।
बाकी ईश्वर ने आंखें दी हैं देखने के लिए तो सिर्फ देख सकते हैं। अच्छा चलिए, अब आप बुला लीजिए, हम नहीं देखेंगे किसी को, कुंवर समर ने कहा। पक्की बात? सही कह रहे हैं ना आप, नहीं देखेंगे ना किसी को? हाँ भाई कहा, पक्की बात, कुंवर समर ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तो आप सभी को कार्ड भेज दीजिए, सभी आएंगे, शामिल होंगे तो ही सगाई और शादी की रौनक बढ़ेगी, नारायणी ने कहा और वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब आप कहाँ जा रही हैं? कुंवर समर ने एकदम से नारायणी का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? कोई भी अंदर आ जाएगा, दरवाज़ा खुला है, आपको तो सब्र ही नहीं है। कमाल है यार, 15 दिन बाद तो मुलाकात होती है हमारी आपसे और आप भागने की कोशिश कर रही हैं। अरे हम भाग नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ इंटरकॉम वाले टेबल तक जा रहे हैं ताकि कॉफ़ी का ऑर्डर कर सकें। हम आपकी आंखों से चाम पीने की सोच रहे हैं और आप कॉफ़ी की बात करती हैं। हाउ अनरोमांटिक यू आर। आपकी बेटी की शादी होने वाली है और आप अभी भी रोमांटिक और अनरोमांटिक की बात करते हैं। शर्म करिए, नारायणी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अरे यार, वो अपनी जगह है और हम अपनी जगह। क्या उनकी वजह से हम आपको प्यार करना छोड़ दें, अपनी लाइफ नीरस कर दें? कुंवर समर ने नारायणी को ज़बरदस्ती अपनी गोद में गिरा लिया और प्यार करने की कोशिश करने लगे। अरे दादा भाई साहब, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लिया करें, उल्टी सीधी हरकत करते समय। रुद्रांश कमरे में आते ही उनकी तरफ पीठ करते हुए बोला। आवाज़ सुनते ही नारायणी जल्दी से कुंवर समर की गोद से निकलने की कोशिश करने लगी। बहुत बेशर्म हो यार, कम से कम दरवाज़ा तो खटखटा लिया करो, कुंवर समर ने हल्की सी नाराज़गी दिखाते हुए कहा। अजी हम तो बेशर्म हैं ही, मगर हमसे ज़्यादा बेशर्म तो आप हो। आप तो जानबूझकर ऐसा करते हो ताकि आपको कोई देखे और टोके, रुद्रांश बोला। आप गलत कह रहे हो रुद्रांश भाई, हम तो चाहते हैं कि लोग हमें देखकर अपनी लाइफ को भी ऐसी रोमांटिक कर दें और वाइफ को खुश रखें। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम कैसे लोग हो, रोमांटिक या अनरोमांटिक? हम अपना राज आपको क्यों बताएं, आपकी तरह बेशर्म नहीं हैं हम। अच्छा अब हमारी बात सुनिए, हम ज़रूरी काम से आए हैं। इतना कहकर वो सामने सोफे पर बैठ गए और कुंवर समर से ज़रूरी बात करने लगे। नारायणी मौका पाकर वहाँ से खिसक गई। फाइनली वो घड़ी आ गई थी जिसका इंतज़ार 1 महीने से हो रहा था। वीर प्रताप का इंदौर महल रंग बिरंगी रोशनी की झालरों से जगमगा रहा था और फूलों से सजा हुआ, जिसकी महक चारों तरफ फैली हुई थी। महल का कोई कोना ऐसा ना था जहाँ रोशनी ना की गई हो। बड़े बड़े शामियाने लगे थे। 1 हफ्ता पहले से ही महल में कार्यक्रम शुरू हो गए थे। प्रथम गणपति पूजा के बाद अन्य पूजा शुरू हो जाती। शाम को महिलाओं का संगीत शुरू हो जाता। रियासत के माननीय संगीतज्ञों और नृतकों को बुलवा लिया गया था। रात के खाने के साथ नाच गाने का प्रोग्राम, जिससे हर शाम रंगीन हो जाती थी। आज तिलक का दिन था। कुंवर समर और उनके परिवार के सभी पुरुष सदस्य तिलक का सामान लिए हुए वीर प्रताप के महल जाने की तैयारी कर रहे थे। साथ ले जाने के लिए आवश्यक सामान, फल, मेवे, मिठाइयाँ, वस्त्र, दूल्हे को देने के लिए सोने के मोटे मोटे कड़े और चेन, तिलक की सामग्री आदि सभी तैयार करके 2 गाड़ियों में रखवा दी गई थी। शुभ मुहूर्त देखकर कुंवर समर के साथ उनके परिवार के कम से कम 20 सदस्य बड़ी बड़ी गाड़ियों में इंदौर महल की तरफ प्रस्थान कर गए। इधर गौरी के पास परिवार के महिला सदस्यों के अलावा उसकी खास सहेलियां भी आ गई थी और उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। तभी कुंवर नयन का नंबर मोबाइल में फ्लैश होने लगा तो गौरी ने फ़ोन रिसीव कर लिया। नयन ने वीडियो कॉल किया था जिसमें तिलक का लाइव प्रोग्राम दिखा रहा था। तभी तन्मयता से तिलक का प्रोग्राम देखने लगी। हाय, तेरा होने वाला दूल्हा तो बड़ा स्मार्ट है, गौरी की सहेली वंदना ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। यह सुनकर गौरी शर्मा गई और बाकी लड़कियां हंसने लगी। चल ये तो बता, इसका कोई छोटा भाई है या नहीं, हमारे भी उससे बात करवा दे, निकिता बोली। उनका कोई छोटा भाई नहीं है, ये अपने परिवार में सबसे छोटी हैं, लेकिन उनके चचेरे भाई लोग हैं जिनमें से 2 कुंवारे हैं। आज पार्टी में आएंगे शाम को, देख लेना, गौरी ने हंसते हुए कहा। ओहो, वो पता नहीं कैसे होंगे। इतना कहते ही वो उदास हो गई। उसको उदास देखकर सभी हंसने लगे। कुंवर समर ने बॉलीवुड से कुछ छोटे मोटे कलाकारों को बुला रखा था, जिनमें कुछ डांसर और कुछ सिंगर थे और कोरियोग्राफर थे जो सबको डांस के स्टेप सिखा रहे थे। मेन कलाकार स्टार्स तो शादी वाले दिन ही आने थे।
महिलाओं का तो पूरा दिन स्वादिष्ट खाने सजने संवरने से फुर्सत मिलते ही डांस के स्टेप्स सीखने में चला जाता था। डिनर के समय रोहिना और गौरी दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी गौरी का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने स्क्रीन में देखा तो खड़ूस सीओ फ्लैश हो रहा था। प्रिंसेस, आपने अभी भी कुंवर साहब का नाम चेंज नहीं किया? इसमें खड़ूस सीओ ही लिखा हुआ है। रोहिना ने ये देखा तो हंसते हुए बोली, तो क्या हुआ, जो जैसा है उसके बारे में ऐसा ही लिखा जाएगा ना। गौरी ने भी हंसते हुए कहा और फ़ोन लेकर एक तरफ जाने लगी, मगर रोहिना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पीछे पीछे चल दी। चाची साहिबा जी, आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हैं? हमें फ़ोन सुनना है और बात करनी है। हमारे सामने बात करो और उन्हें मत बताना कि हम यहाँ पर हैं। इतना कहकर रोहिना ने फ़ोन लेकर स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो मिस्रा, बड़ी देर कर दी आपने फ़ोन उठाने में। उधर से वीर प्रताप की आवाज़ आई। हम अभी डिनर कर रहे हैं, गौरी ने जवाब दिया। आप डिनर कर चुकी हैं। आपसे पहले हमने कुंवर नयन जी को फ़ोन किया था और उनसे पूछा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं। छी, कितने गंदे हैं आप, हमारी जासूसी करवाते हैं, गौरी ने कहा तो वीर प्रताप के हंसने की आवाज़ आई। फिर वो बोले, आप तो लीव लेकर बैठ गई हैं, आपसे मुलाकात ही नहीं होती है आजकल। हमने तो कोई लीव नहीं ली है और अब तो हम जॉब छोड़ देंगे और 10 करोड़ रुपये भी नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे आप? गौरी ने हंसते हुए कहा। ऐसे 10 करोड़ रुपये तो हम आप पर 1000 बार निछावर कर देंगे, वीर प्रताप ने भी हंसते हुए कहा। 1000 बार सिर्फ? गौरी ने इतराते हुए पूछा। कोई बात नहीं, जितनी बार आप कहेंगी हम उतनी बार करेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, इवनिंग टी कॉफ़ी के समय, डिनर से पहले, डिनर के बाद, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार प्यार करेंगे, वीर प्रताप की शरारत भरी आवाज़ सुनाई दी। इतना सुनते ही रोहिना की तो हंसी छूट गई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, बाप रे बाप, कितने उस्ताद हैं ये कुंवर साहब बात बदलने में। दूसरी तरफ से ये सुनते ही वीर प्रताप ने एकदम फ़ोन काट दिया और शर्म से खुद ही लाल हो गए। इधर गौरी खुद भी शर्म से लाल हो गई थी उनकी बातें सुनकर, और रोहिना तो बस हंसे जा रही थी। देखने में तो लगते नहीं कि कुंवर वीर प्रताप इतने फ़नी भी हो सकते हैं, इस तरह बात बदलना भी जानते हैं, इतनी रोमांटिक बात भी कर सकते हैं, रोहिना ने कहा और फिर हंसने लगी। आज हल्दी का दिन था। सुबह से ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। हल्दी का उपटन बनाया जा रहा था। एक तरफ दूल्हे की चेन्यों पूजा चल रही थी तो दूसरी तरफ उपटन तैयार हो रहा था। अब बड़ी बड़ी कांसे की थालियों में उपटन रख दिया गया था। खुली जगह पर चांदी से मड़ी हुई पीढ़ी रखी गई थी जिस पर वीर प्रताप सफ़ेद धोती लपेटे हुए बैठ गए। उनकी भाभियाँ, बहनें, चाचियाँ और रानी माँ पीले रंग की साड़ी पहने आसपास खड़ी थी। पुरोहित जी के आदेश पर 7 सुहागिन महिलाएं आगे आई। उन्होंने पहले उन्हें हल्दी का उपटन लगाया। बैकग्राउंड में मधुर मंगल गीत लहरी गूंज रही थी। एक बड़ी सी सोने की कटोरी वीर प्रताप को लगी हल्दी से भर दिया गया और उसे गौरी के पास भिजवाने के लिए दे दिया गया। उसके बाद वीर प्रताप को परिवार की पूरी महिलाओं ने घेर लिया और मंगल गीत गाते हुए उनको हल्दी लगाने लगी। गौरी का परिवार भी हल्दी लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। गौरी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर चांदी मड़ी पीढ़ी पर बैठा दिया गया था। राजपुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे। हल्दी आ गई, हल्दी आ गई। दूल्हे के यहाँ से हल्दी आ गई का शोर मचा तो सभी लोग उस तरफ देखने लगे। एक हरकारा राजसी दरबान का वस्त्र पहने अपने हाथ में सोने का कटोरा लिए खड़ा था और उनके साथ कुंवर अंशुल प्रताप सिंह खड़े थे। रोहिना ने आगे बढ़कर वो कटोरा अपने हाथ में ले लिया जिसमें उपटन रखा हुआ था और ले जाकर गौरी के सामने रख दिया। कुछ ही देर में गौरी को भी हल्दी लगाई जाने लगी। महिलाओं ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। शाम को मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम था। होटल रेडिसल ब्लू के लंबे चौड़े लॉन में शामियाना लगा दिया गया था। एक तरफ मेहंदी लगाने वालों के लिए स्टेज बनाया गया था और बैठने के लिए सोफे लगा दिए गए थे, तो दूसरी तरफ डीजे बज रहा था और युवा पीढ़ी डांस कर रहे थे। गौरी हरे और सफ़ेद रंग के लहरिया लहंगे में बड़ी प्यारी लग रही थी जिसमें चांदी के तारों से काशीदारी की गई थी। स्टेज पर महिलाएं एकत्रित हो गई थी जिनको मेहंदी लगानी थी। सबसे पहले गौरी के हाथ में मेहंदी लगाई गई और फिर बाकी लोगों के हाथों पर मेहंदी लगनी शुरू हो गई। तभी डिनर भी शुरू हो गया था। गौरी को खाना खिलाने के लिए रजत, रमन, नयन और नमन सभी एक साथ आ गए, अपने अपने हाथ में स्वादिष्ट खानों से भरी थाली लिए हुए। ये देखकर गौरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और आंखें बड़ी करते हुए बोली,
अरे भैया, हम इतना सारा खाना कैसे खाएंगे? चारों भाई मुस्कुराए। चारों ने अपनी अपनी थाली से एक एक निवाला करके गौरी को खिलाना शुरू किया। श्रीमती राव और नारायणी दोनों एक तरफ खड़े भाव विभोर होकर उन बच्चों को देखे जा रहे थे। श्रीमती राव की तो आंखें बार बार भर आती, जिन्हें वो अपने रुमाल से पोंछ लेती। फाइनली आज शादी का दिन था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। होटल रेडिसन ब्लू के सारे रूम बुक हो गए थे। उसमें कुंवर समर के और नारायणी के मेहमान लोग भरे हुए थे। होटल का सबसे बड़ा हॉल और लॉन दोनों ही शादी के फंक्शन के लिए बुक कर लिए गए थे। हॉल में शादी का फंक्शन होना था तो लॉन में शाही डिनर और डांस का इंतज़ाम था। यूट्यूब फैमिली के बैठने के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया था। सभी को इनवाइट किया गया था। सभी वहाँ पर मौजूद थे। वो मेंबर्स भी आ चुके थे जो कभी कमेंट तो नहीं देते थे, मगर धारावाहिक सुन पढ़ लेते थे। नारायणी तो ये देखकर बहुत खुश हो गई थी। तभी सबकी नज़र गेट पर गई। कुंवर समन और मेजर संकल्प से दोनों अपनी आंखों में काले चश्मे चढ़ाए हुए एक जैसे शेरवानी पहने और एक दूसरे का हाथ थामे आ रहे थे। आकर सीधा यूट्यूब फैमिली के मेहमानों के सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। ये देखकर नारायणी और मिशा की भवें चढ़ गई। वो दोनों उन्हें घूर घूर कर देखने लगी। नारायणी से तो रहा नहीं गया। वो उनके पास पहुंची और कुंवर समर का काला चश्मा उतारने की कोशिश करने लगी। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? अपने आप को बचाते हुए बोले। आप काला चश्मा पहनकर यहाँ पर क्या करने आए हैं? आपने ही तो कहा था कि हम सबको घूरते रहते हैं, इसीलिए हमने अपनी आंखों में चश्मा चढ़ा लिया ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम उन्हें घूर रहे हैं। कुंवर समर हंसते हुए नारायणी से दूर खड़े होकर बोले। तभी रुद्रांश हंसता हुआ वहां पर आया और उन दोनों को नारायणी की पकड़ से बचाते हुए स्टेज की तरफ ले गया। नारायणी और मिशा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और सामने देखने लगी, मगर दिल में गुस्सा उठ रहा था उनके। चलो चलो, जयमाला का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सब लोग अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। अनाउंसमेंट हुआ। वीर प्रताप राजसी ठसक के साथ दुल्हे के लिबास में अपनी कमर में तलवार लटकाए हुए अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर खड़े अपनी दुल्हन गौरी का इंतज़ार कर रहे थे। एक दो बार कोरियोग्राफर ने उन्हें कहा कि आप उनके साथ जाकर डांस करें, तो वीर प्रताप ने घूर कर उन्हें देखा और धीरे से बोले, ये सब तुम्हारे बॉलीवुड में होता होगा, हमारे राज परिवार में ये ड्रामा नहीं होता। बेचारा कोरियोग्राफर मुंह लटक कर एक तरफ खड़ा हो गया। चारों भाई, एक तरफ कुंवर नमन, कुंवर नयन और दूसरी तरफ रमन और रजत सुगंधित फूलों की चादर ताने हुए चल रहे थे, जिसके नीचे उनकी प्रिय बहन गौरी, जो सुर्ख लाल बनारसी साड़ी पहने और भारी भरकम सोने और हीरे जड़े गहनों से लदी, सर पर लाल दुपट्टा ओढ़े जो कि सोने चांदी के तारों से कड़ा हुआ था, जिसमें ऊपर से सलमा सितारे जड़े हुए थे, धीरे धीरे कदमों से अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ रही थी। जाकर वीर प्रताप के सामने खड़ी हो गई। तभी एक महिला कोरियोग्राफर वहां पर आ गई और गौरी से डांस करने के लिए कहने लगी। गौरी के मना करने पर दुल्हन की तरफ के सभी लोग चिल्लाने लगे, दुल्हन को डांस करना पड़ेगा, दुल्हन को डांस करना पड़ेगा। तभी गौरी जोर से चिल्लाई, चुप हो जाइए आप सब लोग, हमसे नहीं होगा ये बेहुदा डांस वांस, हमें नहीं पसंद ये उल्टे सीधे रिवाज, दुल्हन को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। ये सुनकर सभी चुप हो गए। कुंवर समर आगे आए और उन्होंने गौरी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने प्रिंसेस, हमें भी ये फालतू का रिवाज पसंद नहीं आता। आपने सही कहा है, एक दुल्हन को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़िए, जयमाला कार्यक्रम शुरू होना है। तो शाही दरबान आगे बढ़े, जिनके हाथ में दो बड़ी बड़ी थालियाँ थी और उन थालियों में कमल और गुलाब के फूलों की बनी जयमाला रखी हुई थी। गौरी जैसे स्टेज के पास पहुंची, वीर प्रताप आगे आए और उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया। क्या है? गौरी ने उनकी ओर घूर कर देखा और धीरे से बोली। वीर प्रताप मुस्कुराए और धीरे से बोले, नीचे सीढ़ियाँ हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि। इतना कहकर उन्होंने गौरी का हाथ पकड़ लिया। इस बार गौरी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उन्हें अपना हाथ पकड़ने दिया। वीर प्रताप ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और वो उनके हाथ को पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर स्टेज पर आ गई। ऊपर आते ही उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। ये देखकर वीर प्रताप मुस्कुरा उठे और धीरे से बोले, चिंगारी आज भी वैसे ही है, भड़कने को तैयार। अंशुल प्रताप पास में ही खड़े थे। उन्होंने सुन लिया और हंसने लगे। तो वीर प्रताप ने उन्हें घूर कर देखा। आज आप कुछ नहीं कर सकते दादा भाई साहब, अंशुल प्रताप ने उनसे कहा और 4 कदम पीछे हट गए। डीजे में गाना बजाना बंद हो गया था और शाही बैंड बाजे बजने शुरू हो गए थे।
इन सब शोरगुल के बीच में वीर प्रताप और गौरी के हाथों में जयमाला थमा दी गई। कुछ दोस्तों ने वीर प्रताप को गोद में उठाकर ऊपर कर दिया तो गौरी ने उन्हें घूर कर वीर प्रताप को देखा। उसके ये तेवर देखकर वीर प्रताप ने अपने दोस्तों से उन्हें नीचे उतारने को कह दिया। दोस्तों ने उन्हें नीचे उतार दिया तो वो मुस्कुराते हुए घुटनों के बल स्टेज पर गौरी के आगे बैठ गए। अब गौरी ने मुस्कुराते हुए उनके गले में जयमाला डाल दिया। वीर प्रताप ने भी उनके गले में जयमाला डाल दिया। चारों तरफ से तालियां गूंज उठी। जयमाला के तुरंत पश्चात दोनों ने एक दूसरे को फ्रेश धूप से गुथी हुई माला भी पहनाया, जो कि कुंवर समर के राज परिवार की तरफ से लाई गई थी। बड़ी धूमधाम से गौरी और वीर प्रताप की शादी का समारोह संपूर्ण राजसी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। जैसे ही 7 फेरे खत्म हुए, अचानक कुंवर समर को कुछ ख्याल आया। वो वहाँ से उठे और एक कोने की तरफ चले गए। बड़ी देर तक वो परेशान से इधर उधर घूम रहे थे, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे। अचानक रानी माँ तेजस्वी राज का ध्यान उनकी तरफ गया। क्या हो गया समधी जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो उनकी तरफ गई और पूछने लगी। अरे मेरा जूता खो गया, वो बड़े मासूमियत से बोले। अरे यहीं कहीं होगा, ये कहकर वो खुद भी इधर उधर ढूंढने लगी। तभी रोहिणा वहाँ पर आ गई। क्या हुआ जीजा जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? उसने भी पूछ लिया। अरे समधी जी का जूता खो गया है, तेजस्वी राज ने कहा। कैसे रंग का था? रोहिणा ने पूछा। साली साहिबा, चिम्मीचू ब्रांड के न्यू शूज़ हैं, ब्लैक कलर के, यहीं रखे थे इसी जगह पर, पता नहीं कहाँ चले गए। आज ही पहना था उसे। वो परेशान से होकर बोले। क्या? बाप रे बाप, वो इनका जूता था? रोहिणा का मुंह खुला रह गया और वो सकपका गई। क्या हुआ, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो आप? कुंवर समर ने पूछा। अरे वो आपका शूज़ था। हो माय गॉड, हमने तो समझा कि दूल्हे राजा के शूज़ हैं और हमने छुपा दिए। ये सुनते ही तेजस्वी राज अपनी उस देवरानी की तरफ देख इशारा करने लगी, जिनको उन्होंने कुंवर वीर प्रताप के जूते पकड़ने को दिए थे। देवरानी ने हाथ में डब्बा ऊपर करके दिखा दिया और बोली कि जूता यहीं पर है। अब तेजस्वी राज पहले तो मुस्कुराई और बाद में बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनको इस तरह हंसता देखकर कुंवर समर झेप गए। उन्होंने रोहिणा को डांट लगानी शुरू कर दी। अरे कम से कम देख तो लिया होता, ऐसे कैसे आपने हमारे जूते दूल्हे के जूते समझकर छुपा दिए? लाइए वापस करिए हमें। कुंवर समर गुस्से में रोहिणा को देखकर बोले। रोहिणा ने किसी को आवाज़ लगाई और जूते वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में कुंवर समर के जूते वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने उसे पहना और नारायणी के पास आकर खड़े हो गए। अब आप मेरे पास आकर खड़े क्यों हो गए हैं? जिस काम के लिए आपको जाना था वो काम करिए, नारायणी ने कहा। अरे यार, इस जूते के चक्कर में अब हम भूल गए हैं कि हम किस काम के लिए जा रहे थे, कुंवर समर ने कहा और होंठों पर उंगली रखकर सोचने लगे कि वो किस काम के लिए जा रहे थे। वहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा हो गया था। जिसे देखो वही जूते की बात को लेकर हंसने में लगा हुआ था और तेजस्वी राज को तो सोच सोच कर हंसी आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में वो कुंवर समर की तरफ देखती और खिलखिलाकर हंस पड़ती। वहीं कुंवर समर उन्हें देखकर खिसिया जाते और होठों पर हल्की सी खिसियानी मुस्कान आ जाती। लगता है समधन जी का दिल समधी जी पर आ गया है, धीरे से रोहिणा ने नारायणी के कान में कहा तो नारायणी ने रोहिणा के कान पकड़कर हिला दिए। अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर उसे दिखाने लगी। अचानक रुद्रांश को शरारत सूझी। वो भी पास में खड़ा सब देख सुन रहा था। रुद्रांश डीजे वाले के पास गया और उसे एक गाना लगाने को कहा। फिर वो कुंवर समर और मेजर संकल्प सिंह के पास जाकर बोला, अब आप दोनों डांस करेंगे। अरे नहीं यार, हमें डांस वांस नहीं आता, छोड़ो हमें, दोनों एक साथ बोले। जब दोनों ही नहीं माने तो रुद्रांश ने दोनों का हाथ पकड़ा और बीच में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही माइक भी उन दोनों के हाथ में पकड़ा दिया। फिर वो रानी साहिबा तेजस्वी राज के पास गया और उन्हें भी लाकर बीच में खड़ा कर दिया। डीजे वाले ने गाना लगा दिया। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे सामने समधन समधी हैं। कुंवर समर और मेजर संकल्प ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और फिर दोनों ने माइक हाथ में लिया और डीजे के साथ साथ गाने लगे। हम कुछ आर्ट सुनाएं, ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। एक बार कुंवर समर ने गाया, फिर मेजर संकल्प ने वही लाइन्स दोहराई। कुंवर समर, राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। मेजर संकल्प, हो राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है।
गाते हुए दोनों रानी साहिबा तेजस्वी राज के चारों ओर घूमने लगे। रानी साहिबा कभी तो शर्माती, कभी हंसने लगती, तो कभी दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लेती। होठों की ये हंसी, आंखों की ये हया, इतनी मासूम तो होती है बस दुआ। यहाँ पर रुद्रांश दौड़ कर आया और एक माइक लाकर रानी साहिबा के हाथ में पकड़ा दिया। अब ये गाने के लिरिक्स के साथ गाने लगी। राज की बात बताएं, समधी खुशकिस्मत हैं, लक्ष्मी हैं समधन जी, जिनसे घर जन्नत है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने है समधी जी, गा रही समधन है। अब तीनों ही गोल गोल घूमकर एक दूसरे के साथ नाच गा रहे थे। वहीं कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह चेहरे पर गंभीरता और अजीब सा भाव लिए उन्हें नाचता हुआ देख रहे थे। नारायणी और मिशा हंस रहे थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, रोहिणा दौड़कर स्टेज पर गई और कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह को पकड़कर बीच में ले आई। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप छोड़िए हमें। विक्रमादित्य प्रताप सिंह सकपकाते हुए प्रार्थना कर रहे थे रोहिणा से, मगर रोहिणा उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी। रुद्रांश, एक गाना और लगवाओ, हम भी समधी जी के साथ नाचेंगे, रोहिणा चिल्लाई। रुद्रांश को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब डीजे वाले ने एक कड़कता फड़कता गाना लगा दिया। रोहिणा ने अपनी साड़ी संभाली और विक्रमादित्य प्रताप सिंह का हाथ पकड़ा और डीजे की धुन के साथ गाना गाना शुरू कर दिया। मैं पुरानी हूँ मगर पुरानी शराब जैसी हूँ, गौर से देखिए मैं एक गुलाब जैसी हूँ, नशा मेरे चढ़ के उतरता नहीं, मुझे देखकर दिल भी भरता नहीं। अपने जिगर को थाम के बैठो, अपने जिगर के थाम को बैठो, ये बांधी कमरिया से साड़ी कि आई अब आंटी की बारी। बेचारे विक्रमादित्य प्रताप बीच में चुपचाप खड़े रोहिणा को अपने आगे पीछे घूमते नाचते और गाते देखने लगे। ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें नाचना गाना नहीं आता था, मगर वो कभी इस सिचुएशन में फंसे नहीं थे, वो भी अपने बेटे की शादी में। एक खूबसूरत औरत के साथ डांस करना उनके बस का नहीं था। वो बेचारे चुपचाप खड़े देख रहे थे। तभी वहाँ पर नयन और अंशुल प्रताप दोनों हंसते हुए आए और विक्रमादित्य प्रताप को बीच में घेर कर रोहिणा के साथ डांस करने लगे। जहाँ चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, वहीं रुद्रांश का गुस्से और जलन के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो घूर घूर कर रोहिणा को देख रहा था, मगर रोहिणा उसे नज़रअंदाज किए नाचे जा रही थी। वैसे तो उसने आज तक कभी रोहिणा को इस तरह नाचते हुए कभी नहीं देखा था। जहाँ रुद्रांश गुस्से में था, तो वहीं कुंवर समर, नारायणी और परिवार के सभी लोग हैरानी से हंसते हुए उसे देख रहे थे। विदाई की बेला। सुबह के सभी शुभ मुहूर्त में कौड़ी की विदाई कर दी गई थी। चारों भाइयों की आंखें गंगा जमुना की तरह बह रही थी। चारों एक साथ अपनी बहन से इस तरह लिपट गए थे कि उनको छुड़ाना मुश्किल हो गया था। प्रिंसेस, अभी तो हम आपसे पूरी तरह से मिले भी नहीं थे और आप हमसे जुदा हो गई, नारायणी कह रही थी और रो रही थी। इधर श्रीमती राव और कुंवर समर, उनका भी बुरा हाल था रो रो कर। वीर प्रताप के इंदौर महल में सुबह के समय समस्त रीति रिवाज के साथ गौरी और वीर प्रताप वर वधू का गृह प्रवेश संपूर्ण राजसी रीति रिवाज के साथ कराया गया। दोपहर में बहुत ही भव्य लंच का आयोजन किया गया था, जिसमें रियासत के अलावा उज्जैन, इंदौर और अन्य शहरों के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी निमंत्रण दिया गया था। सभी वहां पर उपस्थित थे। एक तरफ पारंपरिक लोक संगीत नृत्य का आयोजन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न प्रादेशिक स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसा गया था। सभी आनंद उठा रहे थे। दावत में कुंवर समर हमेशा की तरह अपनी कातिल मुस्कान लिए अपनी पत्नी नारायणी, अपनी माँ महारानी कल्याणी और अपने पिता धर्म प्रताप सिंह के साथ वहाँ पर मौजूद थे। साथ में उनके दोनों कुंवर नमन और नयन अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ मौजूद थे। श्रीमती राव भी अपने दोनों बेटे रजत और रमन के साथ मौजूद थी। वहीं रोहिणा, रुद्रांश भी अपने बच्चों के साथ मौजूद थे और दावत का लुत्फ उठा रहे थे। गौरी अपने भारी भरकम वेडिंग लहंगे और जेवरों से सजी गुड़िया की तरह दोनों हाथों से लहंगे को पकड़े थोड़ा सा ऊपर उठाए कभी अपनी माँ श्रीमती राव के पास जाती, तो कभी नारायणी के पास, कभी रोहिणा के पास, तो कभी उसकी सास तेजस्वी राज उसे अपने पास खींचकर बैठा लेती। वीर प्रताप हालांकि बातें वो अपने अन्य लोगों के साथ कर रहे थे, मगर निगाहें तो गौरी पर ही टिकी हुई थी और होठों पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक जंग तो जीत ही ली गौरी से। अब
आज रात देखना है कि इनके तेवर कैसे रहते हैं। रात्रि का समय। रात्रि भोजन के पश्चात गौरी को रानी माँ तेजस्वी राज अपने साथ ले गई और काफ़ी सारी बातें समझाने के बाद उसका पुनः श्रृंगार करवा के दासियों के साथ कुंवर वीर प्रताप के बेडरूम में भेज दिया। वीर प्रताप के विशाल बेडरूम को खुशबूदार फूलों से सजाया गया था। किंग साइज डबल बेड के एक कोने पर सिमटी हुई गौरी बैठी मोबाइल फ़ोन पर अपने परिवार के लोगों से बात कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और वीर प्रताप ने प्रवेश किया, जिन्हें देखकर गौरी बेड से खड़ी हो गई। वीर प्रताप उसके पास आए तो उसने झुककर उनके पांव छू लिए। अरे, आप ये भी कर सकती हैं? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वो मुस्कुराते हुए बोले। दिन भर से ही कभी मॉम तो कभी माँ दोनों दिमाग खा रही थी कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं। दिन भर से ही बार बार हिदायतें दे रही हैं मुझे, गौरी ने मुंह बिसोड़ते हुए कहा। ये देखकर कुंवर हंसने लगे। पर आपकी जगह पैरों पर नहीं, हमारे दिल पर है। इतना कहकर उन्होंने गौरी को उसके कंधों से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। गौरी की नज़रें झुकी हुई थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हमारी तरफ देखिए ना, वीर प्रताप धीरे से बोले। नहीं, हम नहीं देखेंगे। क्यों? हमें शर्म आ रही है, गौरी ने धीरे से जवाब दिया। जब ऑफिस में हमसे लड़ा करती थी तब तो आपको शर्म नहीं आती थी, अब कैसे आ गई? बस अब आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, उसने धीरे से कहा। वीर प्रताप ने गौरी को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास आए और उसे बैठा दिया। गौरी का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपनी सासू माँ रानी माँ साहिबा की समझाई हुई बात याद आ गई थी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? उसके बगल में बैठते हुए उन्होंने पूछा। इन कपड़ों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें, ये जेवर बहुत भारी हैं, इनमें भी प्रॉब्लम हो रही है। हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमें आदत नहीं है ये सब पहनने की। एक सांस में बिना रुके गौरी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, इन्हें तो अभी हम उतार देते हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आपको हमारे साथ इस बेडरूम में रहना कैसा लग रहा है? वीर प्रताप ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। ये बेडरूम तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, लेकिन इसमें तो एक ही बेड है। आप कहाँ सोएंगे? हम यहीं पर आपके साथ सोएंगे, इसी बेड पर। वीर प्रताप मुस्कुरा कर बोले। हे भगवान, आप हमारे साथ कैसे सो सकते हैं? हम तो आज तक अपनी मॉम के साथ सोते आए हैं। लेकिन आपकी मॉम तो यहाँ सोने नहीं आएंगी ना, वो तो अपने घर में सोएंगी। अब आपको हमारे साथ ही रहना है, सोना है, ये बेडरूम और बेड सब कुछ हमारे साथ शेयर करना है। वो मुस्कुरा कर बोले। इतने बड़े महल में क्या एक ही कमरा है? हम दूसरे कमरे में नहीं सो सकते? गौरी ने उनकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख कर कहा। वीर प्रताप मुस्कुराए और गौरी को अपनी बाहों में लेते हुए बोले। इस महल में बहुत बहुत सारे कमरे हैं, मगर ये बेडरूम हमारा है और हमने आपसे शादी इसीलिए की है कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे पिएंगे और सोएंगे भी। फिर हम दूसरे बेडरूम में क्यों जाएं? इतना कहकर उन्होंने गौरी के गालों पर अपनी प्यार की मोहर लगा दी। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं? उसने मन ही मन कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे भी ना जाने क्या एहसास हुआ कि वो उनकी बाहों में सिमट गई। अब कुछ पल बाद अलग भी हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, वीर प्रताप बोले। पूछिए, आप हमें किस नाम से बुलाएंगी? हमें नहीं पता, ऑफिस में हमें किस नाम से बुलाती थी? गौरी बोलते बोलते रुक गई। बोलिए, हम सुन रहे हैं। हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है आप हमें खड़ूस सीओ कहकर बुलाती थी। इतना कहकर वो हंसे, फिर बोले। बताइए ना, अब क्या कहेंगी? डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, उसने धीरे से कहा। बहुत प्यार करेंगे आपको और अपना सारा खड़ूसपन खत्म कर देंगे, तब देखेंगे आप हमें किस नाम से बुलाएंगी। इतना कहकर उन्होंने फिर से उसे अपनी बाहों में लेकर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। गौरी पहले तो कसमसाई, फिर एक सुखद एहसास को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उनके बाहों में सिमट गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वीर प्रताप तुरंत खड़े हो गए, दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने रानी माँ और एक दासी हाथ में दूध की ग्लास लिए हुए खड़ी थी। रानी माँ ने दासी को दूध का ग्लास टेबल पर रखने का इशारा किया। दासी दूध रखकर बाहर निकल गई। अच्छा बहू रानी, कल सुबह मीठा बनाने की रस्म है, बहू को अपने हाथ से बनाना होता है। आप क्या बना सकती हैं? रानी माँ कहते हुए गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे तो समझ में ही नहीं आया क्या जवाब दे। सबसे आसान क्या होगा, उसके मुंह से अनायास निकला। सबसे आसान तो सूजी का हलवा और खीर ही होता है।
रानी माँ मुस्कुराकर बोली, जी ठीक है। उसने सर हिला दिया। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, कल सुबह बात करेंगे इस बारे में। शुभ रात्रि। इतना कहकर रानी माँ भी कमरे से बाहर निकल गई। जाइए आप, अपने ये भारी भरकम वस्त्र उतार कर ढीली कंफर्टेबल ड्रेस पहन लीजिए, वीर प्रताप ने प्यार से कहा। लेकिन इन्हें कैसे उतारें? ये कहकर उसने अपने जेवरों की तरफ इशारा किया। लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। इतना कहकर वीर प्रताप ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और धीरे धीरे उसके सारे जेवर उतारने लगे। जब सारे जेवरात उतार दिए तो वो ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने लहंगे चोली को उतार कर ढीली ढाली कैप्री और टी शर्ट पहनकर आ गई। वीर प्रताप ने देखा तो वह मुस्कुरा उठे। झल्ली है, वो बुदबुदाए। दिन भर शादी के बाद ससुराल में रस्मों रिवाज निभाते निभाते आप थक गई होंगी। हाँ, ये सो जाइए। इतना कहकर वीर प्रताप ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके माथे को हल्के से चूमकर आंखें बंद करके लेट गए। काफ़ी देर तक गौरी उनकी बाहों में अजीब सा महसूस करती रही। फिर पता नहीं कब उसको भी नींद आ गई। अगली सुबह खड़ूस इतना बुरा भी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। सुबह गौरी की नींद खुली तो उसने पास में सोए वीर प्रताप की ओर देखते हुए सोचा। सोते समय कुंवर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रहे थे। उनके घुंघराले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसका मन चाहा कि अपनी उंगलियों से उन बिखरे बालों को संवार दे, मगर लज्जावश ना कर सकी। वो चुपके से उठी और बाथरूम चली गई। स्नान आदि करके जब बाहर निकली तो वीर प्रताप जाग चुके थे। साइड टेबल पर चाय का थर्मस और 24 कैरेट गोल्ड लाइन वाले सफ़ेद पॉन्च चाइना के कप रखे हुए थे। सामने एक दासी खड़ी थी। आप चाय पी लीजिए, फिर आपको दासी तैयार कर देगी और किचन में ले जाएंगी, वीर प्रताप बड़े प्यार से बोले। जी ठीक है। इतना कहकर उसने अपना सर हिलाया और चाय कपों में डालने लगी। तुम जाओ, बाद में आना, वीर प्रताप ने दासी को ऑर्डर दिया। दासी कमरे से बाहर चली गई। गौरी ने जैसे ही चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया, उन्होंने गौरी का हाथ पकड़ लिया। घबराहट में उसके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। क्या हुआ? घबरा क्यों गई? आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? देखा ना, कप टूट गया। गौरी ने उन्हें घूर कर देखा। अरे तो क्या हुआ? अब आप हमारी पत्नी हैं, हम आपका हाथ पकड़ें या आपके साथ कुछ भी करें हमारा अधिकार है, वीर प्रताप हंसते हुए बोले। अच्छा, और ये अधिकार किसने दिया आपको? उसने दोबारा कहा। अरे भाई, सैकड़ों लोगों के सामने हमने आपसे संपूर्ण रीति रिवाज से शादी की है, पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए हैं, वचन दिया है, आपसे वचन लिया है, तो हमें अधिकार मिल गया। आपके परिवार वालों ने आपको हमें सौंप दिया, अब आप हमारी हैं, समझी ना? इतना कहकर उन्होंने उसको अपनी बाहों में लेकर चूम लिया। गौरी कसमसाते हुए उनकी बाहों से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बोली, हमें चाय पीना है, फिर किचन में जाना है, छोड़िए हमें। वीर प्रताप ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया और फ़ोन करके दासी को बुलवाकर दूसरा कप मंगवाया। कुछ ही देर में गौरी ने चाय पी ली थी और वो दासी के साथ किचन में चली गई। रानी माँ किचन में खड़ी नौकरों को आदेश दे रही थी। सारे नौकर एक ही वर्दी में लाइन से खड़े उनके आदेश को सुनकर सर हिला रहे थे। जैसे ही गौरी किचन में घुसी, सभी नौकरों ने उन्हें विश किया। गौरी ने भी उन सभी का जवाब दिया और आगे बढ़कर रानी माँ के पाँव छू लिए। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, फूतो फलो, कहते हुए रानी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि शादी के अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है, जिसमें बहू को कुछ मीठा बनाना होता है। तो बताइए, आप मीठे में क्या बनाना चाहती हैं? आप बताइए ना, क्या बनाना है, कैसे बनाना है? हमें तो कुछ भी नहीं आता, गौरी बड़ी मासूमियत से बोली। जिसे सुनकर रानी माँ मुस्कुराने लगी। क्या सच में आपको कुछ नहीं बनाना आता? श्रीमती राव ने आपको कुछ नहीं सिखाया? मम्मा तो मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती थी, पर पापा मना कर देते थे। वो कहते थे कि मेरी बेटी तो राज करने के लिए पैदा हुई है, सबके ऊपर, वो किचन में थोड़ी जाएगी। और फिर मेरे नए वाले पापा यानी मुंबई वाले यानी असली वाले पापा भी यही कहते थे कि जब मेरी शादी होगी तो ढेर सारे नौकर चाकर होंगी किचन में काम करने के लिए। मगर मुझे नहीं मालूम था कि किचन में खुद ही बनाना होगा। मैं तो सिर्फ मैगी बना सकती हूँ, वही बना दूँ। नमक की जगह मीठा डाल देंगे, एक न्यू एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और मीठा भी बन जाएगा। इतना कहकर उसने रानी माँ की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि रानी माँ ये सब सुनकर नाराज़ हो जाएंगी, मगर रानी माँ उसकी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रानी माँ को हंसते देख और गौरी का जवाब सुनकर सभी नौकर भी मुस्कुराने लगे।
अच्छा चलो, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम सिर्फ हाथ लगा देना, बाकी सारे काम ये सहायक लोग कर लेंगे। चलो आओ, यहाँ से शुरू करते हैं। इतना कहकर रानी माँ ने नौकर से गैस का लाइटर मंगवाया। नौकर ने उन्हें आदरपूर्वक पकड़ा दिया। गैस का चूल्हा जलाना तो आता है ना आपको, या ये भी नहीं? उन्होंने गौरी से मुस्कुराते हुए पूछा। जी आता है, कहकर उसने सर में हिला दिया। फिर ठीक है, आइए गैस का चूल्हा जलाइए और ये भगोना उस पर चढ़ा दीजिए। गौरी ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। इसके बाद वो उन्हें सिखाती चली गई और गौरी वैसा ही करती चली गई। करीब आधे पौने घंटे बाद खीर बनकर तैयार हो गई थी, सास बहू के सहयोग से। कुंवर साहब, आज दोपहर को आप अपने कुंवर रानी साहिब को लेकर इनके मायके चले जाएं। रानी माँ ने वीर प्रताप से ब्रेकफास्ट करते समय कहा। ओ रानी माँ, ये तो नहीं हो पाएगा, हम बहुत व्यस्त हैं, वीर प्रताप ने नाश्ता करते हुए कहा। अरे कैसे बात कर रहे हैं आप? सुबह सुबह नारायणी जी का फ़ोन आया था कि दोपहर में आप लोगों को लंच पर बुलाया है, आपको किसी भी तरह से वहाँ जाना ही होगा। रानी माँ ने वीर प्रताप को आंखें दिखाई। हाँ छोटे कुंवर, आपको वहाँ जाना ही होगा, पहली बार जाएंगे आप तो अपने साथ कुछ उपहार लेते जाइएगा। हमने सब तैयार करवा दिया है, उनके पिता विक्रमादित्य ने कहा। लेकिन पिताश्री, फॉरेन से डेलीगेट आने थे आज, तो उन्हें भी तो अटेंड करना होगा। आप फिक्र मत करिए, वो सब हम देखने के लिए हैं यहाँ पर, हम चले जाएंगे। कुंवर रवि प्रताप और कुंवर सूर्य भानु प्रताप हमारे साथ चलेंगे। फिर ठीक है पिताश्री, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज देता हूँ। पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा काम करिएगा। इतना कहकर वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। वीर प्रताप भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। और हाँ, आज हमारी छोटी बहू की पहली रसोई है, तो उन्हें उपहार देना मत भूलिएगा, रानी माँ ने वीर प्रताप से कहा। हो वाकई, इन्होंने कुछ नया बनाया है? वीर प्रताप और अंशुल प्रताप एक साथ बोले, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। वीर प्रताप ने अंशुल प्रताप को बड़ी बड़ी आंखें दिखा दी, जिससे अंशुल प्रताप निगाहें नीचे करके मुस्कुराने लगे। वहीं गौरी उन दोनों को बारी बारी से घूरने लगी। इधर नारायणी और श्रीमती राव अपने दोनों बहुओं के साथ मिलकर लंच की शानदार तैयारी कर रही थी। गौरी की पसंद की सारी डिशेस की तैयारी करवाई जा रही थी। नारायणी और श्रीमती राव दोनों शेफ के सर पर खड़ी थी और उन्हें आदेश पर आदेश दिए जा रही थी। वहीं चारों भाई कुंवर नमन और नयन, रजत और रमन मिलकर सरप्राइज और डेकोरेशन की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ कुंवर समर, रुद्रांश और रोहिणा के साथ मिलकर गौरी और कुंवर वीर प्रताप के पूरे परिवार को देने वाले उपहार की लिस्ट तैयार कर रहे थे। पगफेरे की लंच दावत में उनके परिवार को भी बुलाया गया था। सबकी नज़र गेट पर ही थी कि वो लोग कब आएंगे। कुंवर रानी साहिबा, अब आप तैयार हो जाइए, आपको हमारे साथ जाना है, वीर प्रताप सिंह ने गौरी से कहा। गौरी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ गई। क्या पहनकर जा रही हैं आप? वीर प्रताप ने फिर पूछा। हमें खुद भी नहीं पता कि हमें क्या पहनना चाहिए, गौरी ने सोचते हुए जवाब दिया। वीर प्रताप ने उनकी तरफ देखा और फिर अपना मोबाइल निकालकर अपनी माताश्री को फ़ोन लगा दिया। जी कहिए छोटे कुंवर, क्या आप तैयार हो गए? रानी माँ ने पूछा। हमारी बात छोड़िए, आप अपनी बहुरानी को तैयार करने की सोचिए, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या पहने। इतना कहकर वीर प्रताप हंसने लगे। हो ये बात है, चलिए हम आते हैं, कहकर रानी माँ ने फ़ोन काट दिया और तुरंत ही वो ऊपर की तरफ एक दासी के साथ में लिए चल पड़ी। कुछ ही देर में उन्होंने दासी की मदद से गौरी को एक सुंदर सी जरी के काम वाली बनारसी साड़ी और जेवर पहनाकर तैयार करवा दिया। आपकी धर्मपत्नी को तैयार करवा दिया, अब आप जा सकते हैं, रानी माँ ने हंसते हुए कहा और दासी के साथ कमरे से बाहर आ गई। वीर प्रताप ने गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोले, ठीक है चलिए अब चलते हैं, लेकिन आपसे एक बात बता दें, पहले हम आपको आपके माता पिता के पास छोड़ देंगे और उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। लंच में हम वापस आपके पास आ जाएंगे। नहीं, हम भी आपके साथ ऑफिस चलेंगे, वहाँ से काम निपटाकर फिर हम लंच में घर चलेंगे। चलिए जैसा आप कहती हैं वैसा ही कर लेते हैं, कहकर वीर प्रताप ने गौरी का हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो जल्दी से छिटककर उनसे काफ़ी दूर चली गई और हंसने लगी। आप हंस क्यों रही हैं हमसे दूर जाकर? हमें हंसने का मन किया इसीलिए हम हंस दिए, कहते हुए गौरी हंसते हुए कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गई। बहुत ही नटखट है हमारी चिंगारी, वीर प्रताप अपने आप से बोले और मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचकर दोनों बिल्डिंग से लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट में पहुंचकर वीर प्रताप ने गौरी को अपनी बाहों में ले लिया। वो उनकी बाहों से निकलने के लिए छटपटाने लगी।
अब यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगी आप? कहकर वो हंसने लगे। कुछ ही देर में लिफ्ट ऊपर जा पहुंची और रुक गई। वीर प्रताप ने उसे अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया। कौरी ने अब चैन की सांस ली। दोनों सीरियस होकर अपने अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। स्टाफ में खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। अरे, कल ही तो शादी हुई और आज ऑफिस में भी आ गए। इधर नारायणी, रोहिणा और श्रीमती राव बेसब्री से इन दोनों का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि रानी माँ ने फ़ोन करके बता दिया था कि ये लोग घर से निकल चुके हैं। कहाँ रह गए हैं ये दोनों? सभी के होंठों पर यही प्रश्न था। जब काफ़ी देर हो गई तो रोहिणा ने गौरी को फ़ोन कर दिया। मोबाइल की घंटी बजी तो गौरी ने देखा रोहिणा का फ़ोन था। उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। कहाँ हो आप लोग? सब ठीक तो है ना? रोहिणा की चिंतित आवाज़ सुनाई दी। यह शांति, सब ठीक है, गौरी ने चहकते हुए जवाब दिया। तो हमारे मोस्ट वांटेड डॉटर एंड सन इन लॉ अभी तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं? रोहिणा बड़े प्यार से उसे नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली। हम ना ऑफिस चले गए थे, ज़रूरी काम था इसीलिए, गौरी ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे, आज के दिन कौन ऑफिस जाता है? कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी कर ली होती। अरे, हम तो छुट्टी कर ही रहे थे, लेकिन ये खड़ूस है ना, इन्हें ही काम था, इसीलिए सीधे ऑफिस आ गए। खड़ूस शब्द सुनकर उस तरफ रोहिणा और इधर वीर प्रताप दोनों हंसने लगे। तभी पीछे से वीर प्रताप ने गौरी के हाथ से फ़ोन ले लिया और हंसते हुए बोले, नमस्कार जी, हम तो इन्हें पहले आपके पास छोड़ देना चाहते थे, मगर ये खुद ही नहीं मानी और हमारे साथ चली आई। गौरी ने बड़ी बड़ी आंखों से वीर प्रताप को घूरा और बोली, आपने ऐसा क्यों कहा? जो सच है वही बोलिए ना, आप बातों को क्यों घुमा रही हैं? कहते हुए वीर प्रताप ने फ़ोन उनके हाथ में दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको अब हमारी याद नहीं आती है? रोहिणा हंसते हुए बोली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो सीधा आना चाहते थे, लेकिन वो क्या है ना कि कहीं मिस्टर खड़ूस हमें घर छोड़कर ऑफिस आ जाए और फिर वर्कलोड लेकर बैठ जाएं, वहाँ हम सभी इंतज़ार करते रह जाएं, इसीलिए रिमाइंडर बनकर हम ऑफिस आ गए। खैर छोड़िए, अब हम आ रहे हैं, गौरी हंसते हुए बोली। ठीक है, जल्दी करिए और यहाँ आ जाइए, हम सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, रोहिणा ने कहा और फ़ोन काट दिया। चलिए मिस्टर खड़ूस, अब जाने का वक्त हो गया है, हम वाकई लेट हो रहे हैं, गौरी ने अपनी कलाई में बंधे रिस्ट वॉच की तरफ देखते हुए कहा। बस 5 मिनट और फिर निकलते हैं यहाँ से, कहते हुए वीर प्रताप ने अपना लैपटॉप क्लोज किया और जनरल मैनेजर सिंह साहब को बुलाकर कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर दोनों वहाँ से निकल गए। जैसे ही वीर प्रताप और गौरी की कार श्रीमती राव के पोर्च में जाकर रुकी, वैसे ही अंदर से चारों भाई नमन, नयन, रमन और रजत अंदर से निकल कर आए और फ्लावर गन से उन पर फूलों की बरसात करने लगी। ये देखकर गौरी दोनों हाथ ऊपर करके फूलों की पंखुड़ियों को पकड़ते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। चिंगारी में बचपना अभी भी है। वीर प्रताप मन ही मन मुस्कुराए। नारायणी आगे बढ़ी और गौरी को अपनी बाहों में घेरे में ले लिया और प्यार से माथे पर चूम लिया। श्रीमती राव अपने दोनों बेटों के साथ एक तरफ हो गई और बड़ी हसरत भरी निगाहों से गौरी को देखने लगी। वो जानबूझकर आगे नहीं आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब गौरी को उसके असली माता पिता मिल गए हैं, उन्हें ही उनका वेलकम करने का अधिकार भी है। अरे मॉम, कहाँ रह गई आप? इधर आओ, आइए ना, गौरी नारायणी की बाहों में बंधे हुए ही बोली और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरे बेटा, पहले मॉम से तो अच्छे से मिलो ना, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, कहकर श्रीमती राव हंसने लगी। नहीं, आप पास में आइए, मैं दोनों मॉम से एक साथ मिलूंगी और चारों भाइयों से एक साथ मिलूंगी। और हमारा क्या होगा? हमसे कब मिलेंगी? कुंवर समर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए गौरी से कह रहे थे। ओ माय स्वीटहार्ट डैड, आपसे तो मैं अकेले ही मिलूंगी। मेरे डैड दुनिया के सबसे हैंडसम डैड हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू डैड। कहते हुए वो नारायणी की बाहों से निकली और कुंवर समर की बाहों में समा गई। होफो, कुछ देर और मेरी बाहों में रहने दिया होता आपने, सब्र नहीं है आपको। नारायणी ने गुस्से में कुंवर समर की तरफ देखा। नारायणी की बात सुनकर सभी हंसने लगे। कुंवर समर ने उसे अपने दोनों हाथों से कमर से पकड़कर उठा लिया और हवा में लहरा दिया। अरे डैड, क्या कर रहे हैं आप? हम गिर जाएंगे, गौरी जोर से चिल्लाई। बचपन में हमने आपको कई बार इस तरह से झुलाया है, क्या कभी गिराया है आपको? कभी नहीं। अभी भी इतनी हिम्मत रखते हैं, आपको कभी गिरने नहीं देंगे, आपको कभी चोट नहीं लगने देंगे। कहते हुए कुंवर समर हंस दिए और गौरी को नीचे उतार दिया। गौरी भागकर श्रीमती राव के गले लग गई और फिर रोहिणा के गले लग गई। उसके बाद अपने चारों भाइयों की बाहों में समा गई। सब एक साथ उसे चिपट गए। वीर प्रताप इस अनूठे मिलन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे कुंवर साहब, आप हमारे साथ आइए। कहते हुए कुंवर समर ने उनका हाथ थामा और अपने साथ ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गए।
आपको पता है कितनी बेचैनी से हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। जब आप लोग लेट हो गए तो हम डर गए कि रास्ते में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। कुंवर समर ने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। अरे नहीं सर, कौरी जी जैसे ब्रेव गर्ल के रहते हमें कुछ नहीं हो सकता। असल में वो क्या था कि फॉरेन से डेलीगेट्स आए हुए हैं, दोपहर बाद उनसे मीटिंग है। वैसे तो बड़े भाई साहब लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं हायर स्टाफ के साथ, मगर थोड़ी बहुत तैयारी करनी बाकी थी, इसीलिए हमने ऑफिस जाने का सोचा। वैसे तो हम इन्हें यहीं छोड़कर जाना चाहते थे, मगर ये मानी नहीं और कहने लगी कि साथ चलेंगे। इस वजह से हम सीधा ऑफिस पहुंच गए। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आप लोग आ गए हैं। कहते हुए कुंवर समर भी वहीं पर बैठ गए और बाकी लोगों के बारे में पूछताछ करने लगे। नारायणी और श्रीमती राव के फ्लैट में अब रौनक हो गई थी। सभी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और कॉफ़ी और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। नयन और श्रीमती राव नौकरों के साथ इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे और लंच बुफे का इंतजाम कर रहे थे। ठीक 1:30 बजे रानी माँ तेजस्वी अपनी देवरानियों, बहुओं और राजा साहब विक्रमादित्य के साथ वहां पहुंच गई। उनका भी भव्य स्वागत किया गया। अब सभी एक साथ मिलकर लंच का लुत्फ उठा रहे थे। अगले दिन शाम की फ्लाइट से वीर प्रताप और गौरी हनीमून ट्रिप पर स्विट्जरलैंड जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ओह माय गॉड, स्नोफॉल ऐसा होता है। ओह माय गॉड, स्नो ऐसे रुई की तरह होता है। अरे अरे पकड़िए हमें, हम स्नो में धंसते जा रहे हैं। गिरती पड़ती हंसती खिलखिलाती हुई गौरी स्विट्जरलैंड में स्नोफॉल में कभी हैरान परेशान से वीर प्रताप का हाथ थाम लेती तो कभी बर्फ में भागती हुई दूर तक निकल जाती। वीर प्रताप होंठों में मंद मुस्कान लिए उसे कभी संभालते तो कभी जानबूझकर बर्फ में धक्का दे देते, तो कभी दूर खड़े उसे बर्फ पे भागते हुए देखते रहते। वो जितना उसे देखते उतना ही उसके प्यार में डूबने लगते। कौरी किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी उन्हें। वो रात दोनों की जिंदगी की खूबसूरत रात थी। कौरी ने खुद को अपने पति वीर प्रताप सिंह राणा को पूरी तरह सौंपकर उनके प्रेम में सरापोर हो गई। दोनों ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत कर बैठे। सुनिए कुंवर रानी साहिबा, हमें यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए हैं, अब वापस भी जाना है। वीर प्रताप ने एक शाम अपने रूम के टेरेस में बैठे डूबते सूरज की लालिमा को देखते हुए कॉफ़ी पीते हुए कहा। क्या कहा आपने? हमें वापस भी जाना है? ओ माय गॉड, हमारा तो मन ही नहीं है जाने को। कौरी ने मुंह बनाया। ये देखकर वीर प्रताप जोर जोर से हंसने लगे। अगर आप कहें तो हम आपको लेकर यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कौरी ने हैरानी से पूछा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कैसे? फिर ऑफिस का क्या होगा? इतना बड़ा बिजनेस वहाँ पर वो कौन संभालेगा? आप यहाँ पर खाली बैठे क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक नया ऑफिस खोल लेंगे, वहाँ पर बिजनेस संभालने के लिए सभी लोग तो हैं। आप ठीक कहते हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ रह जाते हैं, लेकिन फिर हमारे मम्मी पापा, उनका क्या होगा? हमारे भाई भाभीियों और मॉम, रानी माँ, कुंवर अंशुल प्रताप, वो सब हमसे दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम तो वापस भारत ही जाएंगे, यहाँ पर कभी कभार घूमने आ जाएंगे छुट्टियों में। वीर प्रताप सम्मोहित होकर गौरी को ही देखे जा रहे थे, जो कभी कुछ कह रही थी और कभी कुछ। वापस कब जाना है हमको? गौरी ने पूछा। कल रात की फ़्लाइट से हम वापस जा रहे हैं। अगर आपको कुछ दिन और यहाँ रुकना है तो कहिए, रुक जाते हैं। नहीं नहीं, अब हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें घर की याद आ रही है। अब हमें जल्दी से निकल जाना है यहाँ से। ठीक है, फिर अभी से हम अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं, वीर प्रताप बोले। अभी तो हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, सबके लिए गिफ्ट्स भी लेने हैं। गौरी इतराते हुए बोली। ठीक है, फिर चलिए मार्केट चलते हैं और आपकी शॉपिंग कर लेते हैं। तैयार हैं आप? हाँ, हम तैयार हैं, बस 2 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। कहकर गौरी बाथरूम की तरफ चली गई। वहाँ से निकल कर आई तो कपबोर्ड खोलकर कपड़े निकाल कर पहनने लगी और फिर फाइनली ड्रेसिंग टेबल में जाकर मेकअप किया, लिपस्टिक उठाया और अपने होठों में लगाकर बोली, चलिए अब हम चलते हैं। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी में देखते हुए बोले, आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए कहा था, पूरे 20 मिनट लेट आई हैं। तो क्या हुआ, हम तो ऐसे ही हैं। अब आप मत जाया करें, हमारे 2 मिनट 20 मिनट का होता है। गौरी घूर कर देखते हुए बोली, अच्छी बात है, फिर तो हम आपसे सेकंड्स में बात किया करेंगे। चलिए अब चलते हैं, कहकर वीर प्रताप ने गौरी को साइड हक किया और लिफ्ट की तरफ चल पड़े। 20 दिनों में संपूर्ण यूरोप की हनीमून यात्रा से लौटने के बाद गौरी और वीर प्रताप पहले अपनी रियासत में गए। वहाँ पर अपने सारे रिश्तेदारों से मिलने, ढेर सारी पार्टियां करने के बाद गौरी के मायके मुंबई के लिए रवाना हो गए।
गौरी और वीर प्रताप मुंबई एयरपोर्ट पर लगेज बेल्ट के साथ खड़े अपने लगेज का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उनका लगेज आ गया था। वो अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बाहर नारायणी, कुंवर समर, कुंवर नमन और कुंवर नयन के साथ श्रीमती राव भी वहीं पर खड़ी थी। श्रीमती राव को देखकर गौरी खुशी से चहक उठी और दौड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। अचानक उसे ध्यान आया कि अगर वो एक मॉम के पास जाएगी तो दूसरी उदास हो जाएगी। उसने अक्सर नारायणी को और श्रीमती राव को उदास होते हुए देखा था जब उसने किसी एक की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो नारायणी और श्रीमती राव दोनों का हाथ पकड़कर करीब लाई और दोनों के बीच में खड़ी होकर दोनों को साइड हग कर लिया और बारी बारी से उन्हें चूमने लगी। आप यहाँ? गौरी ने श्रीमती राव से कहा। हाँ, हम इन्हें अपने साथ ले आए। हम नहीं चाहते थे कि ये वहाँ पर अकेले रह जाएं, नारायणी ने कहा। लेकिन रजत भैया और रमन भैया, वो दोनों अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें जब भी मौका मिलता है हम वहाँ हो आते हैं। चलो अब घर चलते हैं, नारायणी ने कहा। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गले मिले और गाड़ी में बैठकर टियाना रिजॉर्ट की तरफ चल दिए। गौरी के चेहरे पर खुशी और चमक देखकर श्रीमती राव और नारायणी बहुत खुश थी। उन्हें यकीन हो गया था कि गौरी ने कुंवर वीर प्रताप को स्वीकार कर लिया है और बड़े अच्छे से अपना पत्नी धर्म का निर्वाह कर रही है। प्रिंसेस, अब आप हमारे पास रियासत में आना है या नहीं? एक शाम गौरी को वीर प्रताप का फोन आया। वीर प्रताप एक हफ्ते मुंबई में रुककर गौरी को वहीं छोड़कर अपनी रियासत वापस चले गए थे। अब 15 दिन होने को आए हैं तो उन्होंने गौरी को फ़ोन कर दिया था। हमें तो यहाँ अपने मॉम डैड के साथ अच्छा लग रहा है, हम वापस नहीं आएंगे, गौरी ने फ़ोन पर कहा। कोई बात नहीं, फिर हम आपके पास आ जाते हैं, इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। गौरी ने 15 दिन अपने दोनों मॉम श्रीमती राव और श्रीमती नारायणी, डैड कुंवर समर, दोनों भाई भाभी और उनके बच्चों के साथ बहुत ही खूबसूरत समय बिता लिया था। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। पूरा मुंबई घूम लिया था। बड़े बड़े फिल्म स्टार से मुलाकात हो गई थी उसकी। पहली बार इतना बड़ा समंदर देखा। उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब वापस जाने का सुनकर वो उदास हो गई थी। क्या हुआ, हमारे प्रिंसेस उदास क्यों हैं? कुंवर समर ने जब गौरी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछ लिया। डैड, कुंवर साहब का फ़ोन आया था कि वो हमें वापस लेने आ रहे हैं। इतना कहकर वो कुंवर समर के गले लगकर रो पड़ी। फिर बोली, हमें नहीं जाना है यहाँ से। कुंवर समर भी बड़ी गंभीर हो गए थे। वो अपना हाथ उसके सर पर फेरते हुए बोले, आप फिक्र ना करें बेटा, हम आपसे मिलने आते रहेंगे और आपको भी बुलाते रहेंगे। देख लेना, आपका मन वहाँ बहुत जल्दी लग जाएगा। क्या हमें वहाँ जाना ज़रूरी है? क्या हम आपके साथ नहीं रह सकते यहाँ पर? आपके कुंवर साहब यहाँ आते जाते रहेंगे, गौरी ने सुबकते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर कुंवर समर अपनी चिर परिचित हंसी हंस पड़े। सामने उनकी बहुएं अनाहिता और समीक्षा खड़ी उन्हें हंसता हुआ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हाय, आज भी हमारे ससुर साहब कितने हैंडसम लगते हैं और दूसरों को मदहोश करने वाली हंसी हंसते हैं। मन करता है देखते ही रहो। तभी दोनों चौंके क्योंकि कुंवर नयन ने दोनों के सर पर हल्की हल्की चपत लगा दी थी। क्या है? दोनों एक साथ चिल्लाई। शर्म करिए, ससुर हैं वो आपके, उन्हें घूरना बंद करिए, धीरे से नयन ने उन दोनों के कान में कहा और हंसते हुए भाग गए। उन्हें पता था अगर वो वहाँ रुके तो दोनों उनकी पिटाई कर देंगी। अक्सर यही होता था। जब कभी भी दोनों अपने ससुर के सामने खड़ी होकर बातें करती थी तो दीवानों से एकटक उन्हें देखती रहती थी। तब नयन उन्हें पीछे से मारकर भाग जाते थे और अगर वो उन दोनों की पकड़ में आ गए तो फिर उनकी पिटाई भी हो जाती थी। शाम होते वीर प्रताप इंदौर से मुंबई मड आइलैंड वाले बंगले में आ गए थे अपनी पत्नी गौरी को लेने के लिए। हमें नहीं जाना आपके साथ, जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ आ जाया करें। ऐसा है छोटी कुंवर रानी साहिबा, अब आप यहाँ पर नहीं हमारे साथ रियासत में रहेंगी और जब आपका मन होगा आप यहाँ रहने आएंगी, वीर प्रताप ने बड़े प्यार से आदेशात्मक स्वर में कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या आप हमसे दूर रहकर बात नहीं कर सकते? गौरी उनके बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली। नहीं, अब हम आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते क्योंकि हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको भी हमें प्यार करना चाहिए। उन्होंने बड़े प्यार से उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। कोई ज़बरदस्ती है क्या जो हम आपको प्यार करेंगे? गौरी इतराई। आपको करना है करिए, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। गौरी ने कहना चाहा मगर उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि वीर प्रताप ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। कुछ पलों बाद वीर प्रताप ने उसे आज़ाद किया तो गौरी की नज़रें शर्म से झुकी रही। ये देखकर वीर प्रताप ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। कुंवर रानी साहिबा, कहिए ना एक बार जो हम सुनना चाहते हैं। गौरी खसमसाई तो वीर प्रताप ने उसे एकदम से छोड़ दिया और आगे बढ़ने के लिए मुड़ने ही वाले थे कि गौरी झट से उसके सीने से लग गई।
मोहब्बत कर ही बैठे आपसे, गौरी ने हौले से कहा और उसके माथे को चूम लिया। वीर प्रताप ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया था। अगली सुबह जुहू के प्राइवेट एयरपोर्ट पे एक छोटा खूबसूरत 10 सीटर एयरप्लेन अपने दोनों पंख फैलाए खड़ा था। छोटी कुरानी साहिबा, आपके आदेश के मुताबिक आपके लिए ये सामने जो एयरप्लेन देख रही हैं ना, ये आपको उपहार स्वरूप दिया जाता है। ये आपका है, आप जब चाहें इस एरोप्लेन में जहाँ चाहें घूम सकती हैं। वीर प्रताप ने गौरी का हाथ पकड़कर एयरप्लेन की तरफ इशारा करते हुए कहा। गौरी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और उसके मुंह से निकला, हाय राम, ये हमारा एयरप्लेन है। जी आपका है, इतना कहकर उन्होंने गौरी को अपनी गोद में उठा लिया तो गौरी ने शर्म से उनके सीने में अपना सर छुपा लिया। वो गौरी को गोद में उठाए एरोप्लेन की सीढ़ियों में चढ़ते हुए ऊपर गए और एक आरामदायक सोफा जैसे सीट पर बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गई। थोड़ी देर में प्लेन आसमान में उड़ रहा था और वो वीर प्रताप की बाहों के सहारे बैठी खुश होती हुई विंडो से बाहर देख रही थी। और वीर प्रताप तिरछे बैठे हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए कभी गर्दन पर किस कर रहे थे तो कभी गालों पर। समाप्त।